नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इसके बाद अब एक नया विवाद सामने है। गुरुवार को 28 मंत्रियों की शपथ के बाद सीएम शिवराज की टीम में 33 मंत्री हैं। कांग्रेस ने इस संख्या पर आपत्ति जताते हुए नियम से ज्यादा मंत्री बनाने पर ऐतराज जताया और इसे नियम विरुद्ध बताया। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का ये जो दावा है, जो आपत्ति है, वो मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर के है, क्योंकि ये असंवैधानिक है। कांग्रेस इसके लिए कोर्ट तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है, सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहे तो इसको कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इस पर बहस करेंगे, बात करेंगे, दोनों पक्ष सुनेंगे, एक्सपर्ट को भी सुनेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लंबी चली खींचतान के बाद आखिरकार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब बीजेपी के गले की हड्डी बनता दिख रहा है। कांग्रेस का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार असंवैधानिक है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के मुताबिक सदन के सदस्यों की संख्या से 50% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। मौजूदा दौर में विधानसभा में विधायकों की संख्या 206 है, इसीलिए नियमों के मुताबिक केवल 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने संविधान के नियम का उल्लंघन करते हुए 34 मंत्री बना दिए हैं। कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, जबकि नियमों के मुताबिक बिना इस्तीफा दिए देवड़ा को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा दोनों मामलों के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि इस बाबत वकीलों से चर्चा जारी है। इसमें कई सवाल हैं, कितने मंत्री बना सकते हैं, इसकी तो संवैधानिक एक नियम है। इस पर जो वकील हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप कोर्ट में भी जाएंगे सर? आवश्यकता पड़ेगी जाएंगे। जितनी संख्या में विधायक विधानसभा में होते हैं उनका 15% मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। इन्होंने 3 मंत्री ज्यादा बना दिए। दूसरा संवैधानिक गलती, प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा को इन्होंने मंत्री पद की शपथ दिला दी। राष्ट्रपति शासन लगा हो तब भी स्पीकर का पद खाली नहीं रहता। पहले इन्होंने करना था, जगदीश देवड़ा जो प्रोटेम स्पीकर है उनको पद से इस्तीफा दिलाते, उनकी जगह दूसरे प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते, फिर जगदीश देवड़ा को मंत्री बनाते। कांग्रेस की तरफ से संसदीय नियमों के उल्लंघन के आरोप से बीजेपी भी हैरान परेशान है। मामला बढ़ता देख बीजेपी ने संसदीय नियमों और संविधान के जानकार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा को आगे कर दिया। सीताशरण शर्मा ने मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं। भारत के संविधान के 91वें संशोधन 2003 के मुताबिक सदन की कुल संख्या के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। सदन की वर्तमान संख्या का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सदस्यों की मृत्यु की वजह से संख्या कम होती रहती है, लेकिन उस वक्त भी मंत्रिमंडल की संख्या उसी मुताबिक होती है जो विधानसभा की निर्धारित संख्या है। प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा के मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी ने दावा किया कि देवड़ा गुरुवार सुबह ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसी के बाद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस के आरोपों को हवा हवाई बताते हुए पलटवार किया है कि उनको केवल चिंता है कि उनकी कुर्सी खिसक गई। उनको ना जनता की चिंता है, ना आप पत्रकारों की चिंता है, ना आम लोगों की चिंता है और ना कोरोना की चिंता है। उनको तो चिंता है कि कुर्सी कैसे वापस आए ताकि उनकी मशीन दोबारा शुरू हो पाए। वो संविधान के जानकार हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उनकी उस पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन पूरी तरह से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो संवैधानिक है। पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। कोर्ट में चुनौती नहीं दी। कोर्ट में चुनौती देना, वो पहले उनने उसका भी कहा था मंत्रिमंडल को कोर्ट में चुनौती देंगे, अब इसका भी कहा, कहते क्यों दे दें। मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया खेमे का दबदबा और विस्तार के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को टाइगर जिंदा है कहकर खुली चुनौती ने कांग्रेस की नाराजगी बढ़ा दी है। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार में संवैधानिक नियमों को दरकिनार करने बाबत कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, इस पर दोनों तरफ से वार पलटवार और कानूनी विकल्पों पर विचार जारी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
हमारे साथ में आज एक वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे उनका परिचय आपसे कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये आपत्ति क्या जायज है, कोरी सियासत है, इस पर आगे कानूनी तौर पर किस तरह के विकल्प हैं और क्या कोई क्लैरिटी इस पूरे मामले पर सरकार दे सकी है। जो विपक्ष की आपत्ति है उस पर उनके क्या विकल्प खुले, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ में विनय सक्सेना जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक और जनप्रतिनिधि, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका, नमस्कार। रजनीश अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र वर्मा जी, पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा और इस तरह के तमाम मामलों में एक्सपर्ट के तौर पर अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। वर्मा जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। चूंकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। वर्मा जी, पहले मैं आपके पास आऊँगा, ये जो 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, अब इसमें जो मौजूदा संख्या है या कुल संख्या है, इसको लेकर आपत्ति या नियम को लेकर बातचीत की जा रही है, क्या है आपके मुताबिक इस मामले में जो कांग्रेस की आपत्ति कितनी ठीक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल अनावश्यक आपत्ति है। कानूनों का निर्वचन, संविधान की धाराओं का निर्वचन यदि ठीक से किया जाए, यदि ठीक से समझ के किया जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अनावश्यक विवाद की स्थिति होगी। मेरे पास में संविधान की प्रतिलिपि रखी है और इसमें लिखा हुआ है, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब ये जो कुल संख्या है, ये विधानसभा की स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर 230 है। ऐसा नहीं होगा कि किसी समय यदि मान लीजिए आपने 15% के हिसाब से मंत्रिमंडल बना दिया और किसी समय के ऊपर यदि 5-7 सीटें बाद में रिक्त हो गई तो उतने मंत्री को फिर निकाल दो और फिर जब वापस भर जाए तो उतने मंत्रियों को फिर वापस अपॉइंट कर दो। ये कोई खेल नहीं है, ये संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान में बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन की बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें क्यों ऐसी बहस चालू हुई और किसने ऐसा कहा कि ये 15% प्रेजेंट संख्या होना चाहिए। ये बिल्कुल तथ्यहीन है और मैं इसमें कोई लीगलिटी नहीं समझता। अनावश्यक बहस है केवल। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनय सक्सेना जी हैं। विनय जी, आपने सुना एक्सपर्ट के तौर पर देवेंद्र वर्मा जी क्या कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये आपत्ति उठाई है वो भी कानून के बड़े जानकार हैं, इतने नामचीन वकील हैं। क्या ये इसमें राजनीति के तहत इस बात को कहा गया है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि आपके आरोपों में, कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्तित्व और हिंदुस्तान के बड़े विधि विशेषज्ञ के रूप में आदरणीय विवेक तनखा जी का नाम जाना जाता है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो बहुत ही ठोस और तथ्य के आधार पे कही है। अब चैनल में बैठ के हम कुछ भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस समय लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक रखता है। लेकिन जिस समय जब माननीय न्यायालय के सामने सब बातें आएंगी तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि जो इस समय सरकार बनी है वो हर जगह छल बल कपट से बनी है, तो उनसे हम सोचे कि वो कोई अच्छी बात कहेंगे, वो तो हर बात को तथ्यहीन कहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया जो विधायक नहीं है 14। जिन लोगों ने पहले किसी पार्टी से चुन के आए, कांग्रेस पार्टी से चुन के आए जनता के बीच में, जैसा माननीय शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हम लोग का शिव जो है उनको विष पीना पड़ता है, तो ये जो लोग हमारे कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस के आस्तीन के सांप के रूप में भाजपा ले गई, अब वो विषर के रूप में अब माननीय शिवराज सिंह जी के गले में हैं और उसका विष तो उनको पीना ही पड़ेगा। गलतियों पे गलतियां ये करेंगे, क्योंकि अब हालात जो है भाजपा के पास सरकार बनाए रखना है और उसके लिए जो कुछ हो रहा है इस मध्य प्रदेश में जनता देख रही। तो मेरा ये कहना कि वो तथ्यहीन है या वो उचित नहीं है, मुझे लगता है कि विवेक तनखा जी ने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। और वो सिर्फ राजनीति नहीं है, क्योंकि न्यायालय में राजनीति नहीं चलती, न्यायालय में तथ्य चलेंगे, न्यायालय में जो कानून कहता है वो चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई भी गलती माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से हो सकती है। तो क्या कानूनी विकल्पों की तरफ कांग्रेस पार्टी जाएगी इस मामले में? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने भी चुनौती देते हुए कह दिया है कि आप पहले भी आपत्ति उठा चुके हैं, अभी भी उठा रहे हैं, आप जा सकते हैं कोर्ट। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि अगर माननीय विवेक तनखा जी ने कोई बात रखी है तो उनने आगे कदम बढ़ाते हुए रखी होगी, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन
आदरणीय नरोत्तम मिश्रा हों, शिवराज सिंह जी हों, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, आप देख रहे हैं कि जितने अहम और घमंड में इस समय ये जो सरकार बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने पिछले 3 माह में जनता के हित के कोई काम नहीं किए, एक सूत्री काम कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं टाइगर जिंदा है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। एक तरफ कह चलिए, उनकी आवाज बीच में रुक गई है। बीजेपी की तरफ से बात रखने के लिए रजनीश अग्रवाल साहब है। रजनीश जी, कांग्रेस की आपत्ति पर कहें, आप क्या कहेंगे? इस समय जो माहौल चल रहा है, एक बड़ी शंका उठाई गई कि संवैधानिक तौर पर सही नहीं है मंत्रियों की संख्या। देखिए, मुझे लगता है कि कोई कहने की, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपके पैकेज में भी कहा बीजेपी बहुत घबराई है, पर अचानक से जवाब देने के लिए आए। कोई जरूरत नहीं है, पत्रकारों ने जवाब पूछे इसलिए दे दिए। और ये पहली बार विवेक तन्खा जी ने नहीं कहा है। विवेक तन्खा जी ने सरकार बनने के पहले से जिस प्रकार की बातें आई हैं महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन जी के द्वारा, उनको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उन पत्राचार को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। जो स्टेप उन्होंने लिए उसको भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। सरकार बनी उसको भी कटघरे में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। फिर बना 5 लोगों का मंत्रिमंडल, उसको भी उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इतने कम में नहीं हो सकता, उतने कम में नहीं हो सकता। फिर भी कहीं कोई, ये केवल एक राजनीति में संविधान में राजनीति घुसेड़ कर अपने आप को विशेषज्ञ के बतौर प्रोजेक्ट करके पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। अरे आपको लगता है कि कहीं कोई खिलाफत है तो आप न्यायालय जाइए ना, न्यायालय जाइए। एक बात। दूसरी बात, मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है जी? मंत्रियों की शपथ महामहिम राज्यपाल दिलाते हैं, संविधान की शपथ दिलाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सोचना चाहिए कि महामहिम राज्यपाल ने अनावश्यक रूप से ये शपथ दिला दी क्या? उन्होंने कोई जानकारी नहीं की और उन्होंने उठाया और शपथ दे दी क्या? तो ये महामहिम राज्यपाल को भी कटघरे में, पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम। मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना है, इसलिए जनता को गुमराह करते चलो। फिर कोई प्रोटेम स्पीकर की बात, कोई फलाने की बात, कोई ढिमका की बात, हर बार संविधान आ जाता है। तो भाई न्यायालय में जाओ ना, ये जनता के बीच में आप मुद्दों पर बात करो। जो कह रहे 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल आप कहो कोई काम नहीं हुआ, आप जनता के बीच में जाओ, जनता आपको बता देगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता आपकी बात सुनेगी, हमारी बात सुनेगी, वोट उस आधार पर 24 विधानसभा उपचुनाव में कर देगी। जब आम चुनाव आएंगे विधानसभा के उस समय कर देगी, या बीच में नगरीय निकाय चुनाव आएंगे उस समय कर देगी। तो मुद्दों पर बात कर लो, विचारधारा पर बात कर लो। आप जो समाज की चुनौती, आज तो सबसे भीषण चुनौती कोरोना की है, उस काल में हमने क्या किया, आपने क्या किया, उस पर बात कर लो। तथ्यों के आधार पर, तारीखों के आधार पर। मैं बैठा हूं, मैं विनय जी को, विधायक हैं, अच्छे विनम्र व्यक्ति हैं, मैं चुनौती देता हूं पूरी विनम्रता के साथ में। आओ कोविड काल पर चर्चा कर लें कि आपने क्या किया 17 जनवरी से लेकर और 20 मार्च तक, और हमने क्या किया तब से लेकर अब तक। आपको आगाह किया केंद्र सरकार। मेरा कहना यह है कि संविधान को बीच बीच में मत डालिए और छौंक बकार मत लगाइए संविधान का। इतने वरिष्ठ नेता, एक रजनीश जी, एक छोटा सा सवाल और, इतने वरिष्ठ नेता हैं, कानून के इतने बड़े जानकार हैं, उनको भी अच्छी तरह से पता होगा कि क्या तथ्य हैं या किस तरह से अनुच्छेद नियम है। ये मेरी तरफ से बात नहीं है, मैं पर्सनली किसी बात को कहीं नहीं कहता हूँ। मैं फिर आपसे दोहराता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इतने वरिष्ठ नेता जो है अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, तो गलत नहीं है। कांग्रेस के लोगों को लगता है। जी जी, चलिए विनय सक्सेना जी उत्तर दें इस बात का कि बिना सिर पैर की बातें कांग्रेस क्यों कर रही है। आप मुद्दों पर बात करें। ऐसा है, मैं रजनीश जी, अब अपनी बात पूरी हो गई तो मेरी बात सुन लें। मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। एक तो रजनीश जी ने मुझे चुनौती दी विधायक के रूप में। आपका जिला प्रशासन आपके अंडर में है, जबलपुर शहर के कलेक्टर से लेके एसपी से लेके पूरे भाजपा के नेताओं से पूछ लो। जिस दिन कोरोना काल हुआ, आपके माननीय प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को लॉकडाउन किया, जबलपुर शहर में 20 मार्च को हुआ। आधी रात्रि को मैं भोपाल से जबलपुर पहुंचा, माननीय कमलनाथ के निर्देश पे एक कंटेनमेंट एरिया में घूमा हूं। आपके सांसद महोदय ने 10,000 डिक्लेयर के थैले अनाज के, मैंने 20,000 थैले बांटे जबलपुर शहर में। पूरे वीडियो हैं, मेरे फेसबुक पेज को खोल के देख लेना। रजनीश जी, मैं आपकी तरह मुस्कुराते हुए हंसी मजाक में राजनीति नहीं करता और बेसिर पैर की बातें करने की तो मेरी आदत ही नहीं है। लेकिन विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्तित्व के बारे में, विवेक तन्खा जी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में ऐसी हल्की बात भाजपा की संस्कृति कर सकती है, क्योंकि आजकल पार्टी में डिफरेंस जैसी आपके यहाँ कोई चीज बची नहीं। आप कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही के साथ आप शामिल हो गए।
आप कहते थे कि आत्मनिर्भर बनाना है तो कांग्रेस के भरोसे आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आप अपनी पार्टी की बात करें, माननीय विवेक तनखा जी, और लोकतंत्र में क्या विवेक तनखा जी को कोर्ट में जाने का भी हक नहीं है, बोलने का भी हक नहीं कि भाजपा के शासन में क्या तानाशाही रवैया अपनाएंगे मध्य प्रदेश में? आप टाइगर बन के क्या चाहते हो? नरबक्षी बन के जनता शहरों में घूमना बंद कर दे। आपके लोग टाइगर बन रहे हैं। टाइगर शहर में जब होता तो सर्कस में रहता है या फोटो में रहता है, और या फिर कागजों के शेर हैं तो कागजों के शेर ढेर होंगे। उपचुनाव आ रहा है, मैं भी इनको चुनौती देता हूं, रजनीश जी हम आप फिर बैठेंगे, लेकिन किसी भी नेता के बारे में हम लोग बात जब करते हैं तो आपके नेताओं के लिए सम्मान से बात करते हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका में जाना भी हमारा हक है, मीडिया के पास जाना भी हमारा हक है, जनता के सामने जाना भी हक है। तो क्या ये हक भी अब कांग्रेस के लोगों का हक खत्म हो गया क्या? आपके तमाम बातों का उत्तर मैं लूंगा अग्रवाल साहब से। या तो उस विषय को आप कहते हो, अच्छा और एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुनिए। आप कह रहे हो ये विषय नहीं, विषय तो माननीय हमारे IBC 24 ने तय किया ना। आप कहते हो बात ही नहीं कर सकते आप बेसिर पैर की। तो ये जब विषय तय है तब हम लोग बात कर रहे हैं। अगर अभी चैनल के लोग हाथ जोड़ के कह दे मुझसे साहब ये विषय नहीं है, आप लोग चर्चा ना करें, तो मैं अभी 1 सेकंड में बात बंद कर दूंगा। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि ये जो आप लोग इस विषय चुनने का, प्रश्न पूछने का सबको अधिकार है। उत्तर देना नहीं देना ये आपके हाथ में कि आप उत्तर दें ना दें या इसको खारिज कर दें, इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन विषय चुनका है और ये विषय आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, अब इसमें कितना दम है, क्या चैलेंज करेगा नहीं करेगा ये अपनी बात है। अगर करेगा उस पर भी बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की कुछ आपत्तियां हैं। हमारे साथ में देवेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, एक छोटा सा प्रश्न और फिर इसके बाद में मैं पॉलिटिकल कमेंट के जवाब लेने के लिए चला जाऊंगा रजनीश अग्रवाल के पास। एक और बात की गई कि प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर का पद कभी खाली नहीं हो सकता। प्रोटेम स्पीकर को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी और बाद में उनका एक इस्तीफा भी लाया गया कि पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या इस विवाद में कोई नियम का उल्लंघन है? क्या ऐसा होना चाहिए कि कभी अध्यक्ष विहीन ये पद नहीं रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले के उदाहरण मध्य प्रदेश के ही हैं। जब स्पीकर नहीं थे और डिप्टी स्पीकर स्पीकर के चार्ज में थे, तब रामकिशोर जी शुक्ल, तब उनको अर्जुन सिंह जी ने बुला के फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। ऐसे उदाहरण पूर्व में भी है और ऐसा होता है। यदि प्रोटेम स्पीकर है, यह अवश्य है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ लेने के पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और संभवतः वो उन्होंने दिया भी होगा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी गलती कोई भी मेंबर ऐसा नहीं करेगा कि बिना इस्तीफे दिए और मंत्रिमंडल की शपथ ले ले। और दूसरा, जहां तक अध्यक्ष के पद का रिक्त होने का सवाल है, देखिए अध्यक्ष का पद बहुत अधिक लंबे समय तक रिक्त नहीं रहता। अध्यक्ष 2 कैपेसिटी में काम करता है। एक तो वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है और एक विधानसभा सचिवालय का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। वर्तमान स्थिति यह है कि अगले सेशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में 20 तारीख से विधानसभा का सत्र है। तो 20 तारीख से विधानसभा का सत्र होने की स्थिति में सबसे पहले स्पीकर का इलेक्शन ही होगा, और स्पीकर के इलेक्शन की कार्रवाई के पहले यह आवश्यक रहेगा कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाए। ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के नियुक्त करने की प्रक्रिया विधानसभा सचिवालय ने जारी की होगी निश्चित तौर पर, और जैसे ही वो प्रक्रिया हो जाएगी कोई प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जिस दिन वो इस्तीफा दे उसी दिन वापस प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाए। ऐसी कोई आवश्यकता उसमें, ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस बिंदु में किसी प्रकार की कोई विरोधाभासी बातें नहीं है। ठीक है। अब मैं अग्रवाल साहब के पास चलता हूँ। अग्रवाल साहब उत्तर दें, जो ब्रेक से पहले भी सक्सेना जी ने बातें की थी, और ये वाला आरोप क्यों, ये सारे आरोप हैं फिर? देखिए, एक तो बात मैंने विवेक तनखा जी को लेकर कही थी, बहुत महान आदमी हैं, उनका अपमान, मैंने कोई अपमान नहीं किया, ना मेरा विरोध है ना उनसे समर्थन है व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन उन्होंने जो बात कही है उसका उत्तर मैंने दिया है, और मैंने एक नहीं, सरकार के गठन से पहले महामहिम राज्यपाल तक के बारे में जो बात कही गई उससे लेकर और अब तक के उदाहरण सहित बात करी है मैंने। दूसरी बात, मैंने कोविड काल में व्यक्तिगत तौर पर इन बनाई जी के बारे में भी नहीं, मैंने कांग्रेस की सरकार के बारे में कमलनाथ जी, और 17 जनवरी से लेकर मैंने 20 मार्च तक की बात की। मेरा कोई इंटरेस्ट व्यक्तिगत नहीं होता, ना मेरे आरोप व्यक्तिगत होते हैं। जो बात मैंने कही वह सच कही। अगर आपको न्यायालयीन मामले, संविधान के मामले हैं तो राजनीतिक मैदान में नहीं उठेंगे, आप न्यायालय में जाइए।
लेकिन आप संविधान को न्यायालय को ऐसे सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं, कुछ भी आप अपने विशेषज्ञता के नाम पर भ्रमित करना शुरू कर देते हैं राजनीतिक तौर पर, और उसको एक स्टेटमेंट यानी संविधान विशेषज्ञ का स्टेटमेंट के तौर पर। चलिए वक्त कम है, आप सक्सेना जी उत्तर दें, क्या एक्सपर्ट के तौर पर किसी तरह के जानकारी के बिना ये कदम उठाए जा रहे हैं? जो बिल्कुल गलत है। देखिए, अब रजनीश जी तो विधि विशेषज्ञ है नहीं, अब ये विधि विशेषज्ञता की बात है, तो विवेक तनखा जी के लिए कोई हिंदुस्तान का बड़ा वकील कुछ बात करेगा तो मुझे लगता उचित होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही, कोरोना काल में राज्यपाल का कदम सही था। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को लॉकडाउन डिक्लेयर किया और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने 26 तारीख तय करी थी, तो वो अपने आप में उस पर एक ठप्पा लगा के साबित कर दिया कि माननीय राज्यपाल महोदय का निर्णय बहुत उचित था। अगर 24 तारीख को जब लॉकडाउन किया प्रधानमंत्री जी ने, इसका मतलब उस तारीख से गंभीरता कोरोना की समझ में आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार गिना रही, कोरोना को डरोना डरोना चिल्ला रही थी विधानसभा में, ये बात पूरे रिकॉर्ड्स में है। और जिस तरह से अभी कल जो शपथ हुई है, एक आम जनता को मास्क के लिए रोड पे चालान किया जा रहा है, जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह दें अपनी बात। सोशल डिस्टेंसिंग की तो छोड़िए, फिजिकल डिस्टेंसिंग छोड़ के, मैं केवल तो मेरा कहना है कोरोना का तो मजाक नहीं हो रहा है, मजाक बना के रखा। कोरोना के मामले में कोई नींद ले रही है, ये कोरोना के मामले में अगंभीर सरकार है। और माननीय तनखा जी के बारे में कोई शब्द आपका कभी नहीं है। रजनीश जी आपका तो कभी नहीं है कि तनखा जी के बारे में बात करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो कल की जो फोटो है, कल की जो फोटो है वो आपको बता दें कोरोना काल में कितने गंभीर है भाजपा की सरकार। पार्टी उसी तरह जब और रजनीश अग्रवाल जी, जब मैं कह रहा हूँ आपको समय लेना चाहिए के आधार के ऊपर लगाए गए हैं, तो जाहिर तौर पर आगे भी कोर्ट तक भी मामला पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तब भी सवाल उठेंगे। जनता की अदालत में तो आप सबको जाना ही है, आप दोनों को पहुंचना है, दोनों दलों को पहुंचना है। बहुत शुक्रिया आपका इस विषय पर चर्चा में आने के लिए, धन्यवाद।